तो पहला टॉपिक तो हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट को। किसको? बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या, जैसे हमारा अर्थ, ठीक है, तो हमारा प्लेनेट कौन सा है, यानी कि हम अपने यूनिवर्स को समझते हैं, थोड़ा सा अपने यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जैसे यूनिवर्स, तो हमने पढ़ा कि यूनिवर्स बना कैसे। तो यूनिवर्स को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या कहा कि बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी आपको बता रखा हूँ कि कैसे पहले सब कुछ गैसियस स्टेट में था, उस गैसियस स्टेट में फिर सब इकट्ठा हुए तो फिर एक विस्फोट हुआ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बता रखा हूँ। फिर उसको ठंडा हुआ तो जो हार्ड था वो नीचे गया, जो हल्का था वो ऊपर रह गया। वो सारी चीज़ें आपको बिग बैंग थ्योरी में बताई जा चुकी है बहुत अच्छे से, गैसियस स्टेट से कैसे वो सब कुछ बना था, नेबुला वगैरह वहाँ पर आपको बताया गया था। और जब बिग बैंग थ्योरी से ही इस यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में हमारा क्या बना, आवर सोलर सिस्टम। हम लोग का क्या बना, सोलर सिस्टम। तो जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। और उसमें हम लोग अपना जो हम लोग का अपना सोलर, तो गैलेक्सी के अंदर हम लोग का अपना सोलर सिस्टम। तो ऐसा क्या है कि इस यूनिवर्स में लाखों अरबों गैलेक्सियां हैं, और हर गैलेक्सी में कई सिस्टम भी हैं, कई सोलर सिस्टम भी हैं। तो हम लोग जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं हम उसकी बात करेंगे। हम लोग जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं उसकी बात करेंगे। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में हम लोग बात ये करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कब बना। तो लगभग ऐसे हाँ, लगभग 4.6 मिलियन, 4.6 मिलियन नहीं, बिलियन लिखिए, करोड़, बिलियन ईयर्स एगो हम लोग का सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। इस सोलर सिस्टम में, जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स एंड 1 सन। एक सूरज है जो सबको रोशनी दे रहा है, उसी से जीवन चल रहा है। और उसके अलावा 8 प्लैनेट, और हर प्लैनेट के फिर क्या, अपने सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स को, नेचुरल सैटेलाइट्स को क्या कह देते हैं हम लोग, मून्स कह देते हैं। जैसे हमारा चांद अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको या यूँ कहिए क्या कहेंगे, उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह। और 8 प्लैनेट मतलब 8 ग्रह, और सन का मतलब सूर्य। तो सूर्य एक है, उस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह, और हर कुछ ग्रह के अपने उपग्रह भी हैं। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम लोग एक सीरीज वाइज ड्रॉ करें तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये खूब बहुत बड़ा सा हम लोग का सन है। क्या है, बड़ा सा हम लोग का सन। ठीक। तो इस सन के चारों तरफ क्या है, सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो मान लीजिए एक ये ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। तो सबसे पहला प्लैनेट जो अर्थ सन के सबसे नज़दीक है,
उसको हम लोग कहते हैं मरकरी। ठीक, सन के सबसे नज़दीक जो है उसको हम लोग कहते हैं मरकरी। उसके बाद दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं वेनस। उसके तीसरे नंबर पर जो प्लेनेट है इसको हम लोग कहते हैं हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर मार्स, इसी को कहा जाता है मंगल ग्रह। ठीक है, इसी को कहा जाता है मंगल ग्रह। मार्स के बाद क्या होता है कि आप, हाँ, मार्स के बाद यहाँ पर आपको ऐसे ढेर सारे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रहों के टुकड़े मिलेंगे मार्स के बाद। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो टुकड़े हैं इनको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे एग्जाम वगैरह में कि एस्टेरॉयड बेल्ट कौन से दो ग्रहों के बीच में है। तो यहाँ देखिए ये मार्स है, और मार्स के बाद जो अगला ग्रह आता है इसको, ये बहुत बड़ा और सबसे बड़ा ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। हिंदी में बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर। जुपिटर के बाद एक ग्रह आता है जिसको हम लोग कहते हैं सैटर्न। और इस ग्रह की एक खासियत यह है कि इस ग्रह के चारों तरफ एक छल्ला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस ग्रह के चारों तरफ एक छल्ला सा बना हुआ है। इसको कहते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। सैटर्न। इसके बाद अगला जो ग्रह आता है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा सा छोटा ही, इसको कहते हैं यूरेनस। और सबसे लास्ट में जो ग्रह आता है इसको कहते हैं नेपच्यून। तो इस तरह से 8 ग्रह हमारे हमारे सोलर सिस्टम में है। मेन जो हमारा क्या है, सूर्य है, उसको हम लोग सन कहते हैं। उसके बाद ये 8 हैं। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, उसको हम प्लैनेट अब नहीं मानते हैं। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि हाँ, ये जो आपको मिला, क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, मरकरी से लेकर मार्स, ये 4 ग्रह, 1 2 3 4, इन 4 ग्रहों को मिलाकर कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इसके बाद वाले ये 4 हैं, इनको जोवियन या आउटर प्लैनेट कह लीजिए। ठीक है, लेकिन ये 4 को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो और ये जो इनको आप कह दीजिए आउटर प्लैनेट। तो है क्या, ये जो आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को देख रहे हो, इनको आउटर कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम जो हैं ये गैस से बने हैं। क्या हैं? ये मैक्सिमम गैसियस फेज में अभी तक हैं। इनको जोवियन भी कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर लाइक, जोवियन मतलब जुपिटर लाइक। क्यों? क्योंकि जुपिटर अभी भी गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड नहीं है, वहां पर सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और बाकी ये जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में है।
टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनर प्लैनेट के साथ साथ क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है। तो कभी कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है या असर्शन रीजन में पूछ लेगा कि इन ग्रहों को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, असर्शन, और रीजन दे देगा बिकॉज दे ऑल आर हैव सॉलिड सरफेस। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर वो तो सही हो जाएगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है अर्थ लाइक, यानी जैसा अर्थ का स्ट्रक्चर लगभग सॉलिड, वहाँ पर रॉक मिलते हैं, वहाँ पर मेटल्स मिलते हैं, हाई डेंसिटी होती है रिलेटिवली, इस वजह से इनको अर्थ लाइक मेटल्स यानी इनर मेटल्स प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है। वोल्केनो वगैरह की घटनाएं वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इन सबों को आउटर प्लैनेट यानी कि जोवियन, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। क्या होता है? जुपिटर लाइक। और जुपिटर क्या है? तो जुपिटर अभी भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये सब भी एक बहुत बड़े गैस के गोले के रूप में ही है, यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाया है इनका, इस वजह से इनको जोवियन टाइप प्लैनेट यानी जुपिटर लाइक प्लैनेट कहा जाता है। और ये जो आप एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हो, ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है कि ये वो टुकड़े हैं जो एक ग्रह नहीं बन पाए, यानी कि ये आपस में इकट्ठे होकर एक ग्रह नहीं बन पाए। जब आपको बताया गया था बिग बैंग थ्योरी, उसमें बताया गया था ना कि क्या हुआ कि सारे आपस में इकट्ठे हुए और वो फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से सब आपस में इकट्ठे हो गए और एक स्फेरिकल से ले लिया। थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह भी आया डेंसिटी वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर ये कहा था कि शायद ये जो है या तो कोई ऐसा प्लेनेट था जो बनने के कगार पर था लेकिन फिर आपस में टकरा गया और वो बिखर गया, या वो ये टुकड़े थे जो उनके पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स पहुंची नहीं कि वो आपस में इकट्ठे हो पाए, तो वो अपना इसी बेल्ट में ये टुकड़े घूमते रहते हैं, इससे कभी कभार इधर उधर चले जाते हैं तो वही अर्थ पर गिरते हैं, तो उसी को हम लोग कॉमेट या मेटेरॉइड्स के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उल्का। हिंदी में क्या कहते हैं? उल्का। तो यही कभी कभी आसमान से या कोई ऐसे ही घूमता हुआ कोई टुकड़ा, तो ऐसे बहुत से टुकड़े क्या हैं, घूम रहे हैं इस आसमान में और हमारे सोलर सिस्टम में भी घूम रहे हैं। तो कोई टुकड़ा घूमते घामते जब अर्थ में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो स्पीड से गिरता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से, एयर से जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से वो क्या होता है, जल जाता है। तो हम लोग कहते हैं तारा, टूटा हुआ तारा के रूप में लोग उसको जानते हैं। टूटा हुआ तारा नहीं होता है, वो होता है यही टुकड़े वगैरह कोई आ गया तो उसी को हम लोग कॉमेट वगैरह के रूप से, जो बहुत बड़ा एस्टेरॉयड छोटा है तो कॉमेट के रूप में जानते हैं। और अब आपका काम यह है कि आप पता कीजिए कि भारत में एक झील है, एक लेक है जो एक कॉमेट के गिरने की वजह से बनी है, उस झील का नाम आप पता करके बताइए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, इसी में क्या होता है कि एक और टेरेस्ट्री यूँ कहे कि बॉडी मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं कॉमेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कॉमेट के नाम से। अब ये कॉमेट क्या होता है, तो आप हिंदी में देखना, हिंदी में बोलता है पुच्छल तारा। क्या होता है? पुच्छल तारा। अब ये पुच्छल तारा क्या होता है? तो पुच्छल तारा कुछ और नहीं, एक ये भी क्या है, यूनिवर्स का ही एक मतलब कहा जाए टुकड़ा है, एक कोई ऐसा टुकड़ा जो क्या हुआ, किसी प्लैनेट का हिस्सा तो नहीं बन पाया लेकिन इसको एक गति मिल गई। अब एक गति मिल गई तो ये क्या करता है, ये सन के चारों तरफ घूमता रहता है, एक फिक्स स्पीड से सन के चारों तरफ ये घूमता रहता है। लेकिन इस
टुकड़े के में क्या होता है कि जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसके पीछे जो गैसेज वगैरह होती है ना, वो गैसेज चमकती हुई दिखती हैं। क्या दिखती हैं? सॉरी, ये ऐसे चमकती हुई दिखती हैं। तो इसके पीछे हमें क्या दिखेगी? रोशनी दिखेगी। वो क्या होता है, उन गैसेज और पार्टिकल्स से सनलाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो हमें लगता है कि उसके पीछे बहुत लंबी सी पूंछ है, टेल है, इसलिए हम इसको कहते हैं पुच्छल तारा। लेकिन एक्चुअल में वो पुच्छल तारा नहीं है, वो एस्टेरॉयड या कोई सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब वो जो आसमान में घूमती हुई बॉडी, जैसे अर्थ है, मरकरी, वेनस, प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी मून हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडी है। सन भी सेलेस्टियल बॉडी है। जिस आसमान में जो कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है वो सब सेलेस्टियल बॉडी है। तो ऐसे ही ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और इस पर जब सन की रोशनी पड़ती है, इसके पीछे जो गैसेस होती हैं, अमोनिया, मीथेन वगैरह, वो कुछ फ्रोजन वगैरह होती हैं या और भी जो होता है, तो उस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तो रोशनी रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी? वो आते आते हमारे आँख तक जब यहाँ से रिफ्लेक्शन पहुँचेगा तो हमें ये दिखेगा। तो कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जिनका लाइफ साइकिल हमेशा फिक्स है और इनका जो घूमने का बेल्ट है उसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। या यूं कहिए कि मतलब ये एक हमेशा फिक्स पाथ पर घूमते रहते हैं। एक कॉमेट है जो हर 78 ईयर्स के बाद ही दिखाई देता है, और ऐसा कहा जाता है जब वो कॉमेट दिखाई देता है तो कुछ न कुछ एक बड़ी घटना अर्थ पर होती है। जैसे जूलियस सीजर से भी उसको जोड़कर देखा जाता है, और भी कई बड़ी घटनाओं के साथ उसको जोड़कर देखा जाता है। आप उस कॉमेट का नाम पता कर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको हिंट मैंने दे दिया, आपको तुरंत उसका नाम मिल जाएगा। तो एक कॉमेट है जो हर 78 ईयर्स के बाद आपको दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यही सब हमारे कुल मिला जुलाकर सेलेस्टियल बॉडी यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है। और इसी सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ के पास एक मून है। हमारे अर्थ के पास कितने मून हैं? मात्र एक मून है, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मून नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना। हमारे अर्थ के पास एक मून है जिसको हम लोग मून यानी कि अपना चंद्रमा या चंदा मामा के नाम से जानते हैं, ठीक। मरकरी के पास मून नहीं है। और अगर देखा जाए तो हाँ, मार्स के पास भी एक बार देख लीजिएगा, शायद मार्स के पास भी नहीं, दो मून है। मार्स के पास दो, ये जो मंगल ग्रह है मार्स, इसके पास दो मून है, और इनका जो नाम मुझे याद आ रहा है, और ये थोड़ा इरेगुलर शेप के हैं। इनका जो मार्स का मून है, मार्स के मून का नाम है, इनके जो मून है उसका नाम है फोबोस और डेमोस। हाँ, फोबोस, शायद यहाँ लिख लीजिए फोबोस, खैर ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, डेमोस। मार्स के पास टू मून्स हैं, टू मून्स किसके? मार्स के, फोबोस और डेमोस, ठीक है। पर ये मून लगते भी नहीं हैं, इरेगुलर शेप वगैरह के हैं, लेकिन है उसका चक्कर काट रहे हैं तो उसको मान लेते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक मून अगर किसी के पास है तो वह है जुपिटर के पास। फोबोस, FPHOBIBES, फोबोस, और DEIMOS, डेमोस। और इसके बाद आता है अर्थ के पास तो हमारे एक ही मून है। जुपिटर के पास शायद 68 मून्स हैं। सैटर्न के पास भी बहुत संख्या में मून है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में। शायद जुपिटर वगैरह के पास तो
सैटर्न या जुपिटर के पास 80 मून हैं। कितने? 80 मून के आसपास हैं। तो अगर हम लोग जुपिटर पर रहते तो शायद करवा चौथ का व्रत नहीं मन पाता। अब मून को पहचानता कौन कि कौन से मून को देख के करवा चौथ तोड़ना है, कौन से मून को नहीं देख के तोड़ना है। वो तो अच्छा है कि सन के पास, अर्थ के पास एक ही चांद है। मार्स पर जब हम लोग, अगर मान लीजिए मार्स पर जीवन की तलाश हो रही है और मार्स मंगल ग्रह पर पहुंच गए, तब तक मंगल ग्रह पर रह के कैसे करवा चौथ मनेगा? पता चले कि देखना फोबोस को है, कोई डिमोस को देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, तो उसका पति तो बेचारा चला जाएगा। हाँ, तो बड़ा झंझट हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थ पर ही रहना ठीक है। एक ही चांद देखकर एक ही पति ठीक है, नहीं तो पता चले कि समस्या हो जाएगी पतियों के ऊपर भी और पत्नियों के साथ तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, करवा चौथ का व्रत तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता चले फोबोस डिमोस में सब घूम रहे हैं, कोई फोबोस को देख के तो कोई डिमोस को देख के, तो खैर चलिए वो सब तो खैर कॉमेडी बातें। तो हम लोग आ गए कहाँ? अर्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इन सबों से कोई खास मतलब नहीं है, ये अपना घूम फिर रहे हैं, इनके घूमने के, इनके रोटेशन वगैरह से लेकर क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, इन सबों से लेकर क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो हम जिस अर्थ प्लेनेट पर रह रहे हैं जिसका नाम है अर्थ, इस हमारी छोटी सी प्यारी से अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ अर्थ के बारे में समझ लेते हैं कि अर्थ सन का कैसे रोटेशन करती है, क्या टाइम पीरियड है, अर्थ की लाइट, सन की लाइट अर्थ पर कब किस तरह पड़ती है, उसको हमने किस में, लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है। तो ये लैटिट्यूड क्या है, ये लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, उसमें सोलिस्टर है, उसमें विंटर सोलिस्टर है, समर सोलिस्टर है, इक्विनॉक्स है, पेरिलियन है, एपिलियन है। तो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तब फिर वहाँ से हम लोग, क्योंकि ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर पे, तो ये थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो हमें आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, थोड़ा सा हमारा अपना सोलर सिस्टम का बेसिक। अगर जैसे कई बार आपको याद ना हो कि कौन सा पहले आ गया कौन सा बाद में आता है, सीरीज में लगाना हो, तो थोड़ा सा याद करने का एक चीज़ है कि इसको याद करिए कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मतलब मरकरी, वेरी वी वेनस, इफिशिएंट ई अर्थ, माई वेरी इफिशिएंट मदर एम फॉर मार्स। तो माई वेरी इफिशिएंट मदर, जस्ट मतलब जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, जस्ट सर्व्ड एस यानी सैटर्न, सर्व्ड अस यू यूरेनस, नट्स तो नेपच्यून, प्लूटो है ही नहीं। तो माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। माई मरकरी एम, माई वेरी वी यानी कि वेनस, माई वेरी इफिशिएंट ई यानी कि अर्थ, माई वेरी इफिशिएंट मदर एम मार्स, माई वेरी इफिशिएंट मदर। ये हो गए इनर यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। उसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद है जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जस्ट जे जुपिटर, सर्व्ड यानी कि एस सैटर्न, अस यू यूरेनस, नट्स नेपच्यून। तो जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, यानी कि जोवियन। तो दो हिस्से, माई वेरी इफिशिएंट मदर इनर प्लैनेट्स, जस्ट सर्व्ड अस नट्स जोवियन। बीच में आ गया एस्टेरॉयड बेल्ट, और एक होते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स वो अपना चक्कर काटते रहते हैं एक फिक्स में। एक कॉमेट है जो हर 78 ईयर पे दिखता है और जूलियस सीजर वगैरह की घटनाएं को साथ उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने अपने किसको देख लिया, मिला जुला कर अपने
सोलर सिस्टम को की एक बेसिक जानकारी देख ली। अब हम लोग देखेंगे किसको, अपने अर्थ के रोटेशन को की भी एक बेसिक जानकारी देखेंगे। उसमें फिर कैसे सब मूवमेंट वगैरह होता है, कैसे अर्थ कब नज़दीक होती है कब दूर होती है, ये सब चीज़ अब थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझ लेंगे तो तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे अपने क्लाइमेटोलॉजी यानी कि एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपने क्या एक ओवरव्यू लिया अपने सोलर सिस्टम का। अब सोलर सिस्टम के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, अर्थ पर, और अर्थ के रोटेशन को देखेंगे। उस पर फिर बेसिक्स देखेंगे अर्थ के रोटेशन को, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, इन सब को थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे अपने एटमॉस्फेयर। ये सब बताने का सिर्फ पर्पज ये है कि इससे आपको आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच, और वीडियोस को देखते रहिए और लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस बनाकर देने में आसानी हो। और जैसे ही वीडियो आप पोस्ट होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रेगुलरिटी जब आप किसी की आपकी बनी रहेगी तो आप उसको कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। और जब भी आप पढ़ाई शुरू करते तो देखिए, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके उसको डिटेल से पढ़ोगे और उतना टाइम दोगे तभी वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक और क्लास नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।